तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हमने यहाँ तक देखा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये 3 चीज़ दिए हुए थे, 3 डाटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड। थोड़ा ध्यान दोगे, या जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, ऑब्वियसली जो इसका वैल्यू होगा वह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव न्यूमरल वैल्यू प्लस में वैल्यू होगा इसका। क्यों होगा? क्योंकि एनर्जी देना पड़ रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा उस सिस्टम के द्वारा। H2 यहाँ एक सिस्टम हुआ तो वह एनर्जी जब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगा तब तक टूटेगा नहीं उसका बॉन्ड, तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव न्यूमरल वैल्यू होगा। मतलब कि यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, मतलब यह एक कैसा प्रोसेस हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब इसी इक्वेशन को यदि हम उल्टा लिखें ना, ज़रा ध्यान से देखोगे कि H2 गैस था, इसे हम तोड़ करके H गैस प्लस H गैस में, तो यहाँ इंथैल्पी हमने लिखा प्लस 436 किलो जूल पर मोल जो भी है। इसी को उल्टा यदि हम लोग लिखें कि ये हाइड्रोजन जो गैसियस एटम है ये आपस में मिल करके H2 गैस बना दे, तो चूंकि इस बार बॉन्ड टूट नहीं रहा है, इस बार बॉन्ड बन रहा है। यहाँ H2 में जो बॉन्ड था वो टूटा तब ये बना, लेकिन ये जो गैसियस एटम है ये अब आपस में कंबाइन करने वाले हैं, ये आपस में अब जुड़ने वाले हैं, और आपस में जब ये जुड़ेंगे बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से भाई एनर्जी रिलीज होगा, और जब एनर्जी रिलीज होगा तो डेल्टा H का वैल्यू आप माइनस में लिखोगे, यही चीज़ रहेगा, यही चीज़ रहेगा, बस माइनस में होगा। तो इसी बात को तो शुरू में तो हम बताए थे कि बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड यहाँ 2 तरीके से हो रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है और दूसरा बॉन्ड बन रहा है। तो टूटने और बनने का बात है, वैल्यू तो वही रहेगा, टूटेगा तो एनर्जी देना होगा, बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है बनने में उतना ही एनर्जी लगेगा उस बॉन्ड को तोड़ने में, सिंपल सी बात है। सब में वही बात होगा, सब में वही बात है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ है कि यह जो बॉन्ड एनर्जी है ना, यह जो बॉन्ड एनर्जी है इसका प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम कह रहे हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत काम आने वाले हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ माने बॉन्ड का मजबूती जो है वह सीधे तौर पे डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पे, या यूँ बोले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। अपने सोच करके देखो ना कि ये 3 तरह के बॉन्ड हैं, इसे तोड़ने में इतना एनर्जी लग रहा है, इसे तोड़ने में इतना लग रहा है, इसे तोड़ने में इतना लग गया। तो भाई जिस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लग रहा है उसका तो एक ही मतलब निकलता है ना कि बॉन्ड मजबूत होगा, और जिस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लग रहा है उसका मतलब बॉन्ड कमजोर होगा, सिंपल सी बात है। तो बॉन्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, चाहे किसी भी प्रकार का बॉन्ड हो। तो उस हिसाब से यदि भी हम लोग यहाँ अभी देखें, अभी यदि इस केस में हम लोग देखें तो सिंपल सा बात है कि सबसे कमज़ोर बॉन्ड Cl2 का है भाई, सबसे कमज़ोर बॉन्ड, उससे ज़्यादा H2 का मजबूत है, और सबसे ज़्यादा मजबूत यहाँ N2 का हो गया। ऐसे तो इस बॉन्ड एनर्जी के आधार पे हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ को बता देते हैं। अभी यह बॉन्ड एनर्जी के आधार पे यदि आप बॉन्ड स्ट्रेंथ बता रहे हो तो फिर तो यहाँ ये बात आ जाता है कि हर एक बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी तुम्हें जानना होगा। नहीं, हर एक बॉन्ड का डिसोसिएशन एनर्जी तुम्हें जानना होगा, तभी बता पाओगे, नहीं तो फिर कैसे आएगा? तो कोई दूसरा उपाय, आप चूंकि हर बॉन्ड का एनर्जी हम लोग जान नहीं सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग थोड़ी निकाल सकते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल होता है, देख करके ऐसे थोड़े बता सकते हैं कि बॉन्ड है तो इसका इतना एनर्जी होगा, नहीं बता सकते हैं। तो फिर बॉन्ड मजबूत है या कमज़ोर है, इस बात को हम लोग और कैसे जान सकते हैं बताओ? तो याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में भी इस बात को हमने काफ़ी डिटेल में बताया था, इस बॉन्ड के स्ट्रेंथ के बारे में क्या बतलाया था, एक बार उसको अब रिवाइज करते हैं हम लोग। एक तो एनर्जी अभी है, ठीक है, लेकिन हर एक बॉन्ड का एनर्जी जान पाना संभव भी नहीं है, तो हम नहीं चर्चा कर पाएंगे बॉन्ड एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम लोग ऐसे कहें, अब ऐसे कहें
कि जो ध्यान से देखोगे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो एक तो अभी हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी का। एक बात और हम लोग जानेंगे इसी में कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड का जो मजबूती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड के लंबाई का। बॉन्ड यदि लंबा है तो कम मजबूत होगा, छोटा है तो ज़्यादा होगा। या शॉर्टर बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर while a longer bond is weaker। ये बात याद रखना है यहाँ से नोट करके। अब यह बॉन्ड का लंबाई फिर कैसे जानेंगे भाई? बॉन्ड के लंबाई को अब हम कैसे जानेंगे बताओ? तो देखो कैसे जानेंगे बॉन्ड लेंथ। तो इसके बारे में तो एकदम पढ़े, केमिकल बॉन्डिंग में साफ साफ बताया हुआ है कि बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में। वही बात है, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी एक ही चीज़ है। और साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पॉइंट्स को आप नोट करोगे। अभी इस पर हम एग्जाम्पल देने वाले हैं, और जब एग्जाम्पल देंगे इसका तो फिर वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन है दिमाग में सब निकल जाना है। सबका एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं अभी। इतना नोट करोगे आप, नोट्स में ऐसे नहीं है इसलिए आप यहीं से नोट कर लोगे इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक से, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब एक एक करके एग्जाम्पल, जैसे मान लो बॉन्ड आप ले करके रखे हो HF, HCl, HBr, HI। जान रहे हो आप, डाउन दी ग्रुप हम लोग जाते हैं, एटम का साइज बढ़ता है। ये हाइड्रोजन तो सब जगह कॉमन है ना, उधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन जो है ग्रुप 17 वाले एलिमेंट, पहचानो उनको, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट है वे। तो डाउन दी ग्रुप जाने से क्या होता है, साइज ऑफ एटम बढ़ता है, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा। अभी हमने लिखा है बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, और बॉन्ड का लंबाई बढ़ेगा तो यहाँ से बॉन्ड का लंबाई बढ़ रहा है तो मजबूती घटेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। और यदि बॉन्ड कम मजबूत हो रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी कम ही लगेगा, तो बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीजेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि HF से बड़ा बॉन्ड HCl का, उससे बड़ा बॉन्ड HBr का, उससे बड़ा HI का। तो इसको ऐसे खींचे ज़्यादा बढ़िया लगेगा। HF का इतना बड़ा दिखाए बॉन्ड, HCl का थोड़ा बड़ा दिखाते हैं, HBr का थोड़ा और बड़ा दिखाते हैं, HI का और बड़ा, ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि HI वाला बॉन्ड यदि सबसे लंबा है तो ये सबसे कमज़ोर है, और सबसे कमज़ोर है तो उसे तोड़ने में एनर्जी सबसे कम लगने वाला है। उसे तोड़ने में एनर्जी जो है ना सबसे कम लगने वाला है। सिंपल सी बात है। एग्जाम में एनर्जी नहीं पूछेगा, बस ऐसे कि अरेंज करो बॉन्ड स्ट्रेंथ के आधार पे, तो याद रखोगे। इसी में यदि दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम लोग, HH, CL, BR।
हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, जानते हैं इसके बारे में हम लोग। उससे बड़ा क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन से भी बड़ा ब्रोमीन हो जाएगा। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ सेल, ये सब के आधार पे जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसके आधार पे डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है। अब यदि यहाँ भी देख रहे हो कि ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड सबसे बड़ा है तो सबसे कमज़ोर होगा, तोड़ने में एनर्जी सबसे कम लगेगा। बॉन्ड लेंथ की यदि बात करें तो डाटा कहता है कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वह 0.74 एंगस्ट्रॉम है। क्लोरीन वाला बॉन्ड 1.25 एंगस्ट्रॉम है, 1.25 एंगस्ट्रॉम। और ब्रोमीन वाला जो बॉन्ड है वह 2.66 एंगस्ट्रॉम है। डाटा कह रहा है ऐसा, तो डाटा से साफ हम लोग देख पा रहे हैं ना, हाइड्रोजन से लगभग 2 गुना है क्लोरीन का बॉन्ड और क्लोरीन से लगभग 2 गुना है ब्रोमीन का बॉन्ड, लंबाई। अब बॉन्ड जितना लंबा होते जा रहा है मतलब उतना कमज़ोर बनते जा रहा है, तो बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रहा है 436 किलो जूल। क्लोरीन वाले बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रहा है 242 और ब्रोमीन वाले बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लग रहा है 153। सब कुछ क्लियर हो गया, यहाँ जितना लिखे सब वहाँ से क्लियर हो गया। पहले तो एटम का साइज बढ़ा तो बॉन्ड का लंबाई बढ़ा, और फिर बॉन्ड का लंबाई बढ़ा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटा, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ घट गया तो बॉन्ड इंथैल्पी भी घट गया। देख लो, इससे कम यहाँ लगा, इससे कम यहाँ लगा। डाटा सपोर्ट कर दिया सब कुछ। जितना कन्फ्यूजन था, मन में संदेह था हम लोग को, वो ख़त्म हो गया, दूर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो एक बात इसे हम क्लियर कर लिए, दिस पॉइंट इज गॉट क्लियर्ड। नेक्स्ट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम। ये दोनों एक ही चीज़ है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। तो चलो इसको रहने देते हैं, इधर हटा रहे हैं। तो इसमें 2 चीज़ हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर की यदि हम लोग बात करें, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी एक ही चीज़ है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी आर सेम, और दोनों है क्या, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच एक बॉन्ड, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ 3 बॉन्ड। क्या लिखे यहाँ हम लोग, लिखे क्या है कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो लंबाई है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल वाले का होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल वाले का होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। लंबाई घट रहा है। अब बॉन्ड जितना छोटा उतना मजबूत, बॉन्ड जितना मजबूत बॉन्ड इंथैल्पी उतना ज़्यादा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा इंथैल्पी होने वाला है डबल का, और डबल बॉन्ड से ज़्यादा इंथैल्पी होने वाला है किसका, ट्रिपल का। डाटा भी यही कह रहा है, डाटा भी यही कह रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगा 348 किलो जूल, डबल बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा 615 किलो जूल, और ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा 812 किलो जूल। कॉरिलेट करो सब ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। सिंगल बॉन्ड था, अरे तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी कह देगा कि एक बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत 2 बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत 3 बॉन्ड होगा। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा समझदारी दिखाते हुए ऐसे बोलेंगे कि पहले तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, देन बॉन्ड लेंथ घटा, और बॉन्ड लेंथ घटने से मजबूती बढ़ा, इसलिए एनर्जी बढ़ा। ये पढ़े लिखे लोग ऐसे कहेंगे। नहीं तो अंदाज से तो लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता है कि एक बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत 3 बॉन्ड, ऐसे भी कर सकता है लोग। एक ही बात है, जैसे समझना है अपना समझो। तो ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर हुए यहाँ से। एक डाटा और अवेलेबल है इसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड एक डाटा और अवेलेबल है हम लोग के पास। और कौन सा है डाटा अभी समझोगे, इसको मिटाते नहीं हम। एक डाटा और अवेलेबल है, क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ भी देख रहे हो ना, एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3, डिसोसिएशन एनर्जी भी उसी फॉर्म में रहेगा। यहाँ बॉन्ड लेंथ अवेलेबल नहीं है, बॉन्ड लेंथ का डाटा अवेलेबल नहीं है, बस बॉन्ड एनर्जी डायरेक्ट देखो।
तो इसके लिए तो अभी लिखे थे 242 प्लस में है, मतलब कि एनर्जी लग रहा है, तो प्लस माइनस दो चैन ही समझे हुए हम लोग, बस समझ जाना है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ, ठीक है। 242 किलो जूल। ऑक्सीजन का है 496 किलो जूल, और नाइट्रोजन का तो लिखे ही थे 946, इसका उल्टा कर दो 946। बड़ा ताज्जुब होने वाला है यहाँ। क्या ताज्जुब होने वाला है कि सिंगल बॉन्ड यहाँ भी था, बॉन्ड ऑर्डर 1, सिंगल बॉन्ड यहाँ भी है, बॉन्ड ऑर्डर 1, लेकिन एनर्जी अलग अलग लगा है। वजह एटम अलग अलग है। अब एटम अलग अलग है तो फिर क्या होगा, एटम का साइज अलग अलग होगा, और साइज अलग अलग होगा तो फिर बॉन्ड का लेंथ अलग होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ सेम है, लेंथ सेम नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेंथ सेम नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर दो अलग अलग मॉलिक्यूल का सेम हो सकता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ दो अलग अलग मॉलिक्यूल का सेम नहीं हो सकता है। तो भाई बॉन्ड लेंथ पे भी तो डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड लेंथ पे भी तो डिपेंड कर रहा है। आखिर यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर एक ही है, यहाँ भी एक ही, लेकिन इसमें एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है, मतलब ये छोटा है। वजह कि कार्बन का साइज छोटा है क्लोरीन से, सिंपल सी बात है। तो बॉन्ड ऑर्डर और मल्टीप्लिसिटी के अलावे आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हो, एटम का साइज वो देखना होगा तुम्हें। फिर वैसे यहाँ ले लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने में 615 किलो जूल लग रहा है, जबकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को तोड़ने में लग रहा है कितना, 496। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कम लगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को एनर्जी कम लगा तोड़ने में। वजह कोई बता सकते हो क्या, वजह बता सकते हो क्या? कार्बन इधर ऑक्सीजन, हम पढ़े हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। अब यदि साइज घटता है तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है कार्बन से, और ऑक्सीजन का साइज यदि छोटा है कार्बन से तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शुड बी स्मॉलर, शुड बी स्मॉलर, होना चाहिए स्मॉलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। दिस वन शुड बी लार्जर, शुड बी लार्जर। और यदि कार्बन कार्बन बॉन्ड लंबा होता, ऑक्सीजन छोटा होता, तो फिर ऑक्सीजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होता, कार्बन से ज़्यादा होता, लेकिन नहीं, कम है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ही लंबा होगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ही लंबा होगा कार्बन कार्बन से। तो वजह बताओ, वजह बतलाओ, क्योंकि हम जो जान रहे हैं उसके हिसाब से तो फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड छोटा होना चाहिए था, अभी तक जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसके अनुसार। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है, यहाँ कहानी कुछ और है। क्या वजह हो सकता है बताओ जल्दी से। तो देखो वजह क्या है। हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब बनता है ना, तो इसके अतिरिक्त कार्बन के दो बॉन्ड्स और बने होते हैं। मतलब कि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, नो लोन पेयर। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जब भी डबल बॉन्ड बनता है ना, तो यहाँ डेफिनेटली दो दो लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर हैं जो बर्बाद करते हैं सब कुछ, पहले ही बताएं, याद करो। लोन पेयर के बारे में कभी हम अच्छा नहीं बोले हैं, है ही लोन पेयर ऐसा चीज़, है ही लोन पेयर ऐसा चीज़। लोन पेयर है, कितना ज़्यादा जगह घेरता है, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड जो है स्ट्रेस्ड हो जाएगा, थोड़ा खिंचा जाएगा, और खिंचा जाएगा तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो कमज़ोर, इसलिए एनर्जी क्या लगेगा, कम। इसलिए एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ गए बात को। तो यही वाला बात आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बोलो। तो सर उस हिसाब से नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड भी कमजोर होना चाहिए कार्बन कार्बन का ट्रिपल से, लेकिन नहीं, यहाँ तो डाटा कह रहा है कि नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत है। देखो 946 है, यहाँ 812 है। अब फिर यहाँ क्या हो गया, जो समझ रहे हैं फिर बीच में हम लोग गड़बड़ा जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि ऑक्सीजन का क्यों कम हो गया, बात को समझ लिए। लोन पेयर था, रिपल्सन हुआ, बॉन्ड स्ट्रेच्ड हो गया, खिंचा गया बॉन्ड, दूर चले गए एटम्स, इसलिए बॉन्ड का लंबाई बढ़ गया और कम हो गया उसका डिसोसिएशन एनर्जी। तो फिर यहाँ क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है ना, तो यहाँ क्यों नहीं होगा। होगा तो नहीं, क्लियर है, होता तो फिर इसका एनर्जी कम लगता, लेकिन ज़्यादा लग रहा है, मतलब यहाँ वैसा नहीं है। तो भाई देखो क्या अंतर है। ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के पास अभी भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है तो लोन पेयर होगा, एकक लोन पेयर। लेकिन है क्या कि ये चूंकि लोन पेयर एक ही हैं, तो ये लोन पेयर इस तरह से रहेंगे,
इस तरह से रहेंगे, आमना सामना होगा ही नहीं इनका, ऐसे रहने वाले हैं। कोई रिपल्सन का बात नहीं है, इधर मुँह करके है, इधर मुँह करके, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहा है, तो रिपल्सन कहाँ से होगा, नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो नहीं ना है, यहाँ दो दो लोन पेयर है, तो चलो ये वाले मुँह अलग करके बैठे हुए, लेकिन इनका तो सामना होगा, ये दोनों तो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, तो ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे ना। तो नंबर ऑफ लोन पेयर इज द की फैक्टर। नंबर ऑफ लोन पेयर काम किया यहाँ कि दो लोन पेयर था, इसीलिए एक कुछ नहीं कर पाए, एक कर दिए। यहाँ एक ही था, तो ये दोनों लोन पेयर जो है ना 180 पे अपोजिट होंगे, और अपोजिट होंगे तो इनके बीच कोई रिपल्सन जैसा चीज़ नहीं होगा। तो फिर नाइट्रोजन का साइज तो कार्बन से छोटा है ही, तो छोटा साइज होने की वजह से यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, कब? जब जानोगे कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ। भाई 1072 किलो जूल पर मोल, 1072 किलो जूल पर मोल, हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एनी डायटोमिक मॉलिक्यूल, याद रखो, एस्टैब्लिश्ड नॉट स्टेबल, एस्टैब्लिश्ड मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो पूरे यूनिवर्स का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये डाटा कह रहा है। ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा कोई बॉन्ड हम लोग जानते भी नहीं है, सिंगल डबल ट्रिपल, इसके अलावा कोई बॉन्ड अभी तक हम लोग नहीं जान रहे हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड जनरली 3 ही टाइप में बनता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बनता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बन गया तुम्हारे पास, कार्बन ऑक्सीजन, वैसे कार्बन नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड होता है लेकिन इसका एनर्जी कम है, ऑक्सीजन से इसका एनर्जी कम है, 1072 नहीं होता है। क्या है, डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इससे कम होता है, इसका सबसे ज़्यादा है। तो इधर तो हम लोग समझ ही लिए थे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा क्यों है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का। अब वो बताओ यहाँ कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से फिर ज़्यादा क्यों है कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड का। एग्जाम में आ जाएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज, ऑप्शन देगा कार्बन कार्बन ट्रिपल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल। बी में कार्बन कार्बन ट्रिपल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल। सी में नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल, कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल, कार्बन कार्बन ट्रिपल। डी में इसी को मजबूत रख देते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल, कार्बन कार्बन ट्रिपल और कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से। तो डाटा के आधार पे तो हम लोग फट से बता देंगे, डाटा के आधार पे हम लोग तुरंत बता देंगे, ज़रा सा भी लेट नहीं लगने वाला है हम लोग को। यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का था 812, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड का 946 और कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड का 1072। तो कार्बन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मजबूत, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फिर कार्बन कार्बन। सो दिस इज द आंसर। वजह यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं, इससे इसका ज़्यादा क्यों हुआ इसको हम लोग समझे हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का जानोगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानोगे ना, बड़ा विचित्र बात है। यहाँ ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, कार्बन के पास भी है। देखोगे तो ऑक्सीजन का बैलेंस में अपना इलेक्ट्रॉन 6 है, यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4 5 कम प्लस आ जाएगा। कार्बन का बैलेंस पे अपना 4 है, यहाँ 1 2 3 4 5 माइनस आ जाएगा। अब थोड़ा सा सोचो और सोच के हमें बतला दो, यदि मन में आ रहा है, सोच पा रहे हो। अब आंसर दिख रहा होगा, अब आंसर मिल गया, अब आंसर मिल गया इसका कि क्यों कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से। बताओ क्या आंसर होगा। सो आंसर इज डिस्चार्ज। अरे भाई, इस चार्ज के वजह से बॉन्ड में आयनिक नेचर आएगा, चार्ज के वजह से बॉन्ड में क्या आएगा, आयनिक नेचर आएगा। लोन पेयर यहाँ भी था, लोन पेयर तो यहाँ भी है, ऐसे यहाँ भी है,
कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो वहाँ कोई आयनिक नेचर नहीं है। दिस बॉन्ड इज फुली कोवेलेंट, 100% कोवेलेंट, 100% कोवेलेंट। पर दिस वन इज नॉट 100% कोवेलेंट, दिस बॉन्ड इज नॉट 100% कोवेलेंट, 100% कोवेलेंट नहीं है, इसमें आयनिक भी आ गया। और हम लोग जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड से तो मजबूत है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड से मजबूत है आयनिक बॉन्ड, इस बात को हम लोग जानते हैं। तो यही वजह है कि कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वह नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा है। कितना इंटरेस्टिंग बात था ना। नहीं जानने पर लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं उटपटांग, लेकिन समझ करके चलोगे तो फिर संतुष्टि भी मिल जाएगा, सुकून भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ होगा इससे। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत नाइट्रोजन नाइट्रोजन, वजह इसमें नाइट्रोजन का छोटा साइज हम लोग को लगा। फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ वजह आया यह चार्ज, जिसके चलते बॉन्ड में आएगा आयोनिक कैरेक्टर। एंड आयनिक कैरेक्टर आने से कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा रिड्यूस होगा। अब आयनिक कैरेक्टर जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड एनर्जी उतना अधिक होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड मजबूत होता है किससे? कोवेलेंट से। कोई कन्फ्यूजन नहीं बचना चाहिए आई थिंक अब, ठीक है। तो याद रखना एग्जाम में आने ही वाला है 100%। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, आएगा ही आएगा। वजह पूछ दे तो वजह भी बता दिए हम, ध्यान रखोगे इस बात को। नोट्स में नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा, ये सब बात खोजते रह जाओगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लो इसको और नोट कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। चलो एक पॉइंट अब और बच गया है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो हम लिखे थे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ऐसा, फिर ऐसा, और फिर ऐसा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हम देख रहे हैं, बस कार्बन का नेचर यहाँ अलग अलग है, ठीक है। यहाँ जो कार्बन है दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। सो sp3 में हम लोग जानते हैं 25% s, यहाँ जानते हैं 33.3% s, और इसमें हम लोग जानते हैं 50% s। तो लेफ्ट टू राइट यदि जा रहे हो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, और जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड का लंबाई उतना कम होगा। सो सी एच, अब समझाएंगे क्यों कम होगा, अभी समझाएंगे। सी एच बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, और बॉन्ड लेंथ घटेगा तो मजबूती बढ़ेगा, मजबूती बढ़ेगा। सी एच बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, बढ़ेगा मजबूती, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। सी एच बॉन्ड इंथैल्पी इंक्रीजेज, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, नहीं मिलेगा, खोजते रह जाओगे कहीं नहीं मिलेगा, क्या ध्यान रखो इस बात को। अब हम लोग को समझना है, बस डाटा अवेलेबल नहीं है इसका एनर्जी का, नहीं तो इसको बताते हम, बस समझ लो सच है यही बात कि कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है sp3 वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सबसे कमज़ोर बॉन्ड है, इससे मजबूत है कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है उसका, और सबसे ज़्यादा O वाला जो है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, which one has highest CH bond dissociation energy। ऑप्शन दिया रहेगा भाई, C2H6 दे देगा, C2H4 दे देगा, C2H2 दे देगा, डी में ऑल हैव सेम एनर्जी दे देगा, ऑल हैव सेम एनर्जी, ऐसा। तो वहाँ से तुम्हें पहचानना होगा कि कौन ट्रिपल बॉन्ड वाला है, कौन डबल बॉन्ड वाला है, कौन सिंगल बॉन्ड वाला है, इतना बात को तो तुम्हें जानना होगा।
अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पहचाने जानते हो ना, तो ये अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज़्यादा इसका होगा, समझेंगे क्यों होगा इसको देखो। परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने से आखिर बॉन्ड का लंबाई घटता क्यों है, ठीक है। तो यदि इस कार्बन के पास एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो हम लोग जानते क्या है कि यह जो न्यूक्लियस हुआ, तो इस न्यूक्लियस के सबसे करीब एस ऑर्बिटल है, फिर पी है, फिर डी है, सबसे दूर एफ है। यदि एक सेम सेल की बात करें तो उसके लिए एस ऑर्बिटल सबसे नज़दीक, देन पी, डी और सबसे अंत में क्या है, एफ है। तो इस कार्बन में 50% एस है, इसका मतलब इसका 50% इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में लाई कर रहा है, 50% इलेक्ट्रॉन उसका एस ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। अब एस ऑर्बिटल चूंकि न्यूक्लियस के सबसे करीब है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वह न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी होगा। अब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से, तो जाहिर सी बात है कि बॉन्ड उतना छोटा होगा। वही मान के चलो इलेक्ट्रॉन डी में रहता तो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर था, अट्रैक्शन इसका उतना होता नहीं इधर, तो इधर अट्रैक्ट नहीं रहता तो दूर ही रहता, तो बॉन्ड खींचा रहता, बॉन्ड का लंबाई ज़्यादा होता। लेकिन एस में रहने से काफ़ी नज़दीक था तो अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, इसलिए अट्रैक्ट ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड छोटा हो जाता है। अब इसके तुलना में एस यहाँ कम है, इसमें 50% इलेक्ट्रॉन था एस में, इसमें मात्र इतना % इलेक्ट्रॉन है एस में, तो इसके तुलना में तो इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक रहेगा ना, ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा ना, छोटा रहेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ एस कैरेक्टर और भी कम है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन और यहाँ कम है न्यूक्लियस से नज़दीक। तो वजह समझ रहे हो ना कि एस कैरेक्टर ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि उसके इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ज़्यादा रहने वाले हैं, मतलब न्यूक्लियस के नज़दीक ज़्यादा रहने वाले हैं, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट ज़्यादा होने वाले हैं, तो उस केस में उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कि क्यों ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन का जो डिसोसिएशन एनर्जी है वह सबसे ज़्यादा होगा लेंथ के वजह से। और लेंथ ऐसा क्यों होगा समझ गए हम लोग, एनर्जी वगैरह बहुत कुछ बता दिया हमने, एक बॉन्ड का मजबूती से रिलेटेड बहुत कुछ एक्सप्लेन करा हमने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करोगे अच्छे से, नोट्स में सब नहीं है, कुछ कुछ है, सब नहीं है, तो आप यहीं से वीडियो से इसको नोट डाउन कर लोगे, है बड़े इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। तो आज के लिए इतना ही रखें, धन्यवाद।